चलिए आज हम लोग P3 चलेंगे, सामाजिक विज्ञान P3। तो कॉपी आप सभी निकाल लीजिए और क्लास 10 सामाजिक विज्ञान P3। पिछले वीडियो में आप सभी को, पिछले क्लास में आप सभी को P2 तक बता दिया गया है। अब हम लोग आज P3 चलेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए कि किसी देश में, देखिए ये आप लोगों को अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। कौन सा है? अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। और सेम क्वेश्चन ये आप लोगों का है, मैथ जैसा बनाना है। क्या है? सेम मैथ जैसा बनाना है। इसको हम चलिए बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है। 4 परिवार है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय, इन परिवारों का प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। है। अगर 3 परिवारों की आय, अगर 3 परिवारों का आय पहला का है 4,000 रुपया, 4,000। दूसरा का है 7,000। तीसरा का है 3,000। तो चौथा का कितना होगा? कितना होगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, मैथ का, अर्थशास्त्र का, लेकिन मैथ जैसा क्वेश्चन है। ए 7,000, बी 3,000, सी 2,000 और डी 6,000। इस क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं? अभी लिखिए मत, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैथ जैसा है। मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है। मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है। नुरेसा और सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है, कृपया इधर ध्यान दें। मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार, कितने परिवार है? 4 परिवार है। और इन परिवारों को प्रति व्यक्ति आय कितना है? 5,000 है। कितना है? 5। आप लोगों को क्या बताया गया है कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगा? तो जिस देश का जितना रुपया हो, है ना, उसके हिसाब से उसका जनसंख्या को भाग दे दीजिए। उसके बाद क्या निकल जाएगा? प्रति एक व्यक्ति का आय निकल जाएगा, मतलब इनकम निकल जाएगा। तो कह रहा है कि इन परिवारों को प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। कितना है? 5,000। तो अगर 3 परिवारों का आय 4,000, 7,000 और 3,000 है, तो चौथा का कितना रुपया होगा? बताइए, कोई बता सकते हैं? बताइए। नहीं ना, ध्यान दीजिए। कितना? 6,000 होगा। कैसे होगा? सिर्फ आंसर को देख लिया, बता दिए कि 6,000 होगा। हो सकता है इसके बाद कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए। हम बार बार कहे हैं कि आप किसी चीज को आंसर से नहीं समझना है। देखिए क्या समझना है, कहा क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार है, तो इन परिवारों को प्रति व्यक्ति आज
5,000 हुआ। तो प्रति व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति का कितना हो गया 5,000। तो 5,000 गुने 4 में कीजिए, 4 परिवार की बात कर रहा ना। तो 5 चौका कितना हो गया 20,000 रुपया पूरा आया। तो 20,000 में एक का कितना आया 4,000 और एक का 7। तो 7 और 4 कितना मिलाइएगा, 7 4 को मिलाइए तो 11। तो कितना हो गया 11। और तीसरा व्यक्ति का कितना है 3,000। तो 11 और 3 कितना हो गया 14। अब बताइए कि 5,000 गुने 4 को करते हैं तो 20,000 हो गया। तो 20 में से 14,000 को घटा दीजिए, जितना बचेगा वो आपका चौथा व्यक्ति का प्रति आय। कोई दिक्कत है ना, समझ में आ गया ना सबका। तो कितना होगा 6,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। देशों की तुलना किस आधार पर करती है। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय, और डी उपयुक्त सभी। क्या कह रहा है, बात को समझिए। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पे करता है ना। मानव जो विकास है वो देश का तुलना किस आधार पे करता है। ऑप्शन शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पे, प्रति व्यक्ति के आय के आधार पे, कि इनमें से सभी के आधार पे। तो याद रखिएगा मानव विकास जो रिपोर्ट जो तैयार करता है वो शिक्षा भी होना चाहिए है ना उस देश का, है ना। उस देश में स्वास्थ्य भी होना चाहिए, है ना। शिक्षा का मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए, स्वास्थ्य का मतलब बीमार ना हो, है ना, तंदुरुस्त होना चाहिए, और प्रति व्यक्ति आय का मतलब इनकम भी अच्छा होना चाहिए। तब यानी ये स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। तो हम क्या इसमें लिख देंगे, उपयोग सभी, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों मानव विकास रिपोर्ट आधार पर तैयार करता है, इसलिए इसमें से सभी लिख दिया जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 व्यक्ति, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चा, 1,000 जीवित बच्चा बच्चों में से 1 वर्ष का आयु से, 1 वर्ष के आयु से पहले मर जाने वाले बच्चे की संख्या क्या कहलाती है। जाने वाले बच्चे की संख्या क्या कहलाती है। क्या कहलाती है।
देखिए क्वेश्चन क्या है, एक वर्ष में पैदा हुआ प्रति 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष होने से पहले अगर किसी बच्चा का मौत हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बी मातृत्व मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, सी मृत्यु दर और डी औसत जन्म दर, औसत जन्म दर। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? यानी एक वर्ष में पैदा हुआ 1000 बच्चा, कितना बच्चा? एक वर्ष में 1000 बच्चा जीवित बच्चा में से, है ना, अगर एक बच्चा का एक वर्ष से पहले अगर मौत हो जाता है तो उस बच्चा को हम क्या जनसंख्या दर रहेगा? उसे हम शिशु मृत्यु दर कहेंगे, मातृत्व मृत्यु दर कहेंगे, मृत्यु दर कहेंगे या औसत जन्म दर कहेंगे? तो याद रखिएगा क्योंकि 1000 से पहले ही एक वर्ष से पहले मौत हो गया, इसलिए इसका नाम रहेगा शिशु मृत्यु दर। क्योंकि एक वर्ष के बाद अगर मौत होता तब हम दूसरा नाम दे सकते थे, लेकिन एक वर्ष से पहले ही मौत उसका हो गया तो हम इसको शिशु मृत्यु दर कहेंगे। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, वनोत्पादक का उत्पाद का वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? किस क्षेत्र का गतिविधि है? कह रहा है कि वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र में आता है? क्षेत्र पता है ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो चलिए हम लिखेंगे ऑप्शन ए द्वितीयक, लिखेंगे द्वितीयक, बी लिखेंगे प्राथमिक, सी लिखेंगे तृतीयक और डी लिखेंगे चतुर्थक। कह रहा है कि वन उत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र में आता है? तो याद रखिएगा वन उत्पाद करना सबसे पहला क्षेत्र में आता है, वो है आपका प्राथमिक। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में वन उत्पाद करने का आता है। कोई दिक्कत? चलिए तो हम आपको एक बार और इसको समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है, इन परिवारों को प्रति व्यक्ति आय 5000 है, तो अगर 3 परिवारों की आय 4000 और 7000 और 3000 है तो चौथा व्यक्ति का आय कितना होगा? तो याद रखेंगे कि जब कह रहा है कि 5000 प्रति व्यक्ति आय है और 4 परिवार में, तो इसको हम गुना कर लेंगे और गुना करने के बाद एक का 3000 है, एक का 7000 है और एक का
एक का 3,000, 4,000 और 7,000 है, तो इनमें से हम सभी को जोड़ देंगे और जो बाकी बचेगा है ना, गुना करने के बाद 20,000 में से वो जो भी बचेगा उसको हम क्या करेंगे, चौथा का बता देंगे। तो क्या है, 6,000 हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो सवाल शिक्षा और प्रति व्यक्ति तीनों के आधार पर करती है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चे को क्या कहेंगे? तो 1 वर्ष से पहले अगर कोई बच्चा मर जाता है तो उसको हम शिशु मृत्यु दर कहेंगे, क्योंकि बच्चा यही में मौत हो गई। 1 वर्ष के बाद अगर मौत होता तो हम उसका दूसरा नाम दे सकते थे, लेकिन 1 वर्ष से पहले मौत हो गई इसलिए शिशु मृत्यु दर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अनुत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र का आता है? कौन क्षेत्र में आता है? वो है आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कोई दिक्कत? चलिए तब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, वे क्षेत्रक, देखिए बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, समझना होगा, दिमाग आप लोग का हैंग कर देगा, ठीक ना, लेकिन पढ़ने वाला विद्यार्थी हैंग कभी नहीं होता है किसी भी चीज में। अगला क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 लिखवाना है, 5। चलिए, वे क्षेत्रक जो सरकार, वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों को अनुपालन करना होता है, और नियमों एवं और विनियमों का अनुपालन करना पड़ता है। उन्हें क्या कहते हैं? देखिए आप लोग भी जानते होंगे कि वो क्षेत्र जो सरकार के द्वारा पंजीकृत रजिस्ट्रेशन होता है ना, और वो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वो सरकार का नियम विनियम क्या है, कैसे करना है, कब छुट्टी होगा, कितना बजे आना है, कितना बजे जाना है, क्या है, सारा का नियम पालन करना पड़ता है। वो कौन सा क्षेत्र में आता है? चलिए ऑप्शन नंबर 1 संगठित, 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 ए संगठित, बी असंगठित, संगठित, सी संगठित और असंगठित दोनों, संगठित और असंगठित, असंगठित दोनों। तीसरा डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो क्या है, क्वेश्चन को समझिए। वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं? संगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रक, या इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे, बहुत सा आप लोग सरकारी नौकरी जितने लोग होते हैं है ना, जिनको पंजीकृत होता है, रजिस्टर्ड होता है ना,
और उनको सरकार का नियम और अनुपालन करना पड़ता है, उसे हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संगठित क्षेत्र कहते हैं, याद रखिएगा। और असंगठित क्षेत्र हम उसे कहते हैं जिसका कोई नियम पालन ना हो। कईयों बजे जाओ, आज मन किया तो कम करो, नहीं मन करो तो मत करो। लेकिन सरकारी का नियम यह होता है कि आपको टाइम पे जाना है। ज्यादा दिन अगर गैर हाजिरी होइएगा तो सरकार का जो अगला आपसे बड़ा अफसर है ना, वो क्या करेगा, आपको हटा देगा। तो ये सब संगठित क्षेत्र में आता है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, छठा। रोहन, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश। चार भाई हैं। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है। रमेश खेतों में काम करता है। सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है। सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है। नरेश एक शिक्षक है। नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इनमें से किसका कार्य सेवा क्षेत्र में आता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देगा। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश चारों भाई हैं। क्या है? 4 भाई है। रमेश खेतों में काम करता है। सुरेश किसी फैक्ट्री में काम करता है। नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। टैक्सी ड्राइवर मतलब टेम्पो ड्राइवर है। ठीक है, तो इनमें से किसका कौन व्यक्ति का है ना सेवा क्षेत्र में कौन कौन आता है, उस सबका नाम बताना है कि सेवा क्षेत्र में कौन कौन आते हैं। ए सुरेश नरेश, बी सुरेश राकेश, सुरेश और राकेश। सी नरेश राकेश और डी चारों भाई। देखिए आप लोग तो आंसर आसानी से दे सकते हैं किताब के माध्यम से, लेकिन समझो पहले कि सेवा क्षेत्र क्या कहलाता है ना। आपको आंसर ऐसे ही बता सकते हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन इसको समझना है। समझाने के लिए हम आप हमारे पास पढ़ने आए हैं।
है ना। आंसर देना रहता तब मोबाइल से भी सर्च करके दे सकते थे, किताब गैस पेपर से भी लेकर आप उसमें से लिख कर आप सर्च करके आप आंसर दे सकते थे, पढ़ सकते थे। लेकिन समझना है, देखिए क्या कर रहा है। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश चारों भाई हैं। जैसे आप लोग भाई होते होंगे 2 3 4, इस तरीके से इन लोग सभी 4 भाई हैं। रमेश क्या करता है कि खेतों में काम करता है। रमेश क्या करता है, खेतों में काम करता है। सुरेश क्या करता है कि सुरेश एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है। और नरेश एक शिक्षक है और राकेश टैक्सी ड्राइवर है। और इनमें से कौन सा सेवा क्षेत्र में आता है? तो ध्यान देंगे, सेवा क्षेत्र मतलब लोगों को सेवा करना, ठीक है। तो देखिएगा, नरेश बताइए, सुरेश सॉरी हाँ, रमेश क्या है, एक खेती है करता है, तो किसको सेवा करेगा? सेवा कर रहा है? नहीं कर रहा है। राकेश आपका, इसके बाद सुरेश है, सुरेश तो मजदूर है फैक्ट्री में, तो किसी का सेवा कर रहा है? नहीं कर रहा है। इससे किसी को फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन सुरेश जी मजदूरी है, नरेश एक शिक्षक है, लोगों को सेवा करके पढ़ाने का काम कर रहा है ना। और दूसरा है राकेश, राकेश एक टैक्सी है, लोगों का क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है कि एक जगह से वो दूसरे जगह पे पहुंचा दे रहा है। भले पैसा तो ले रहा है लेकिन सेवा कर रहा है, ठीक ना। पैसा हर चीज में लिया जाता है। आज हम पढ़ा रहे हैं तो क्या हम पैसा नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं, लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप लोगों को क्या कर रहे हैं, सेवा। तो नरेश और राकेश आ जाएंगे, क्योंकि नरेश एक टीचर है जिसकी वजह से सेवा क्षेत्र में आ जाता है शिक्षक और टैक्सी ड्राइवर। तो सी होगा, नरेश और राकेश टैक्सी ड्राइवर, राकेश और नरेश दोनों सेवा क्षेत्र में आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को सेवा करना है। कोई दिक्कत? एक बार और समझ लीजिए, इसके बाद आप उतार लीजिएगा। वो क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत है, उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना पड़ता है। उसे क्या कहते हैं, याद रखेंगे। आपके यहाँ सरकारी टीचर होंगे, है ना, आपके यहाँ डीसी बीडीओ जितने सरकारी होंगे, जिसके पास पंजीकृत है, सरकार के पास उनका कागज है, सरकार के नज़र में है, वो सभी संगठित क्षेत्रक होते हैं और उनका नियम और विनियम से ही चलना पड़ता है, सरकार का आदेश से ही चलना पड़ता है, सरकार जो कहेगा वही करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग का सरकार के नहीं है, हम चाहे तो 10 बजे भी पढ़ा सकते हैं आप लोगों को, हम चाहे तो 4 बजे भी पढ़ा सकते हैं, मॉर्निंग पढ़ा सकते हैं। लेकिन सरकारी टीचर जो सरकारी स्कूल है, उनका क्या है, उनको नियम से चलना होगा, जो कि 9 बजे से 3 बजे तक है, तो 3 ही बजे चलेगा। तो जो सरकार का पंजीकृत होता है उसको हम संगठित क्षेत्र में आता है। कौन क्षेत्र में आता है? संगठित होता है। कोई दिक्कत? दूसरा कह रहा है कि रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई है। एक रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसका कार्य सेवा क्षेत्र है? तो आपको याद रखिएगा कि नरेश और राकेश दोनों, यानी एक टीचर और एक टैक्सी ड्राइवर, इन लोग सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो बस आज के लिए आप सभी को इतना ही। फिर हम लोग P4 लेकर आएंगे, तब आप लोग करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।